अंधेरी रात का समय था। चारों तरफ घना कोहरा था। जंगल से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। दिन भर काम करने के बाद गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तभी गांव के अंदर एक बहुत ही भयानक चील चुड़ैल आकाश में उड़ते हुए गांव में आ जाती है। चील चुड़ैल दिखने में बहुत ही भयानक थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थीं। अब कोई नहीं बचेगा। मेरे बच्चे भूखे हैं। मुझे मेरे बच्चों के लिए खाना ढूंढना है। देखो तो सही, कोई चलता फिरता आदमी नजर आए तो उसे उठा कर ले जाऊंगी और अपने बच्चों को खिला दूंगी। चुड़ैल यहाँ वहाँ गांव के लोगों को ढूंढने लगती है और जैसे ही किसी को अकेला देखती है वो उसे अपने पंजों से उठाकर जंगल में अपने एक बड़े से घोंसले के अंदर ले जाती है, जिसके अंदर उसके कुछ बच्चे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं, लेकिन उनकी कमर पर चील के पंख निकले होते हैं। ये लो बच्चों, खाना खाओ। चील चुड़ैल उस आदमी के टुकड़े करके अपने तीनों बच्चों को खिला देती है, जिसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन गांव के सभी लोग चील चुड़ैल के बारे में बात करने लगते हैं। अरे, ये भयानक चुड़ैल रात होते ही दोबारा से गांव के अंदर आई थी। मैंने उसे देखा था। वो गांव के एक आदमी को उठाकर ले गई है। पता नहीं वो चुड़ैल गांव के आदमियों को कहां लेकर जाती है और उनका पता नहीं क्या करती है। ऐसे तो वो धीरे धीरे भयानक चुड़ैल हम गांव वालों को मार देगी। फिर हम लोग क्या करेंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। एक काम करते हैं, हम लोग अभी जंगल में उस चील को ढूंढते हैं और उसे मार देते हैं। मुझे लगता है वो जंगल में ही कहीं होगी। पागल हो गए हो क्या? अरे, तुम जानते भी हो चील चुड़ैल कितनी भयानक है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर से वो चुड़ैल है, उसके आगे हम टिक भी नहीं पाएंगे। गांव के सभी लोग भयानक चील चुड़ैल के खौफ से बहुत डरे होते हैं, जिसके बाद वे लोग रात के समय बाहर निकलना बंद कर देते हैं। ऐसे ही रात होती है। चील चुड़ैल फिर से हवा में उड़ते हुए गांव में पहुंच जाती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। आज तो कोई भी नहीं दिख रहा गांव के अंदर। पता नहीं कहाँ मर गए सारे के सारे। क्या करूं मैं? मुझे तो अपने बच्चों को खाना भी खिलाना है। मेरे बच्चे भूखे बिलबिला रहे हैं। तभी चुड़ैल को एक छत पर एक औरत कपड़े सुखाते हुए दिखाई देती है। वो तुरंत उड़ते हुए उसके पास जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने पंजे में दबाकर जंगल में अपने घोंसले में ले जाती है। हाँ, ये लो मेरे प्यारे बच्चों, पेट भर के खाना खाना। कुछ भी बचना नहीं चाहिए इसके शरीर से। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो चुड़ैल। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल उस औरत की एक नहीं सुनती और उसे अपने बच्चों को खाने के लिए दे देती है, जिसके बाद उसके बच्चे उस औरत के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। अगले दिन फिर से गांव वाले इस बात से बहुत परेशान होते हैं। अब हम क्या करें? चुड़ैल तो दोबारा से गांव में आई है और अपना शिकार पकड़कर ले गई। वो तो किसी को भी नहीं छोड़ रही है। मरेंगे, सबके सब मरेंगे। अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो भयानक चील चुड़ैल हम सबको मारेगी। तभी एक बूढ़ी औरत खांसते हुए हाथ में एक छड़ी लेकर गांव के सभी लोगों से कहती है, वो एक भयानक चुड़ैल है। उसका सामना केवल तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। हमें तांत्रिक बाबा से चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगनी होगी। गांव के सभी लोग उस बूढ़ी औरत की बात पर सहमत होते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपने गांव में लेकर आते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उस गांव में एक विधि शुरू करते हैं और अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मंत्र की आवाज सुनकर जंगल से भयानक चील चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आती है। चील की इस भयानक आवाज को सुनकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं,
कि तभी चील चुड़ैल हवा में अपने तीनों बच्चों के साथ उड़ते हुए गांव में पहुंच जाती है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उसे अपने काबू में करने के लिए उनके ऊपर भभूत फेंक देते हैं। तभी चील चुड़ैल और उसके तीनों बच्चे बहुत कमजोर महसूस करते हैं और जमीन पर आकर गिर जाते हैं। तभी तांत्रिक बाबा चील चुड़ैल से पूछता है, कहाँ से आई है तू? क्यों इन गांव वालों को परेशान कर रही है? तेरी वजह से गांव के कितने लोगों की जान चली गई। गांव वालों ने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा है? तू इन्हें छोड़ती क्यों नहीं है? अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चुड़ैल, इन्हें छोड़ दे और यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी कहीं भी। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तांत्रिक के कई बार पूछने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं मानती, जिसके बाद न चाहते हुए भी तांत्रिक बाबा को अपने मन में मंत्रों का जाप करना पड़ता है, जिससे चील चुड़ैल और उसके बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। जिसके बाद चील चुड़ैल तांत्रिक से बोलती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैं एक श्रापित चील हूँ। कुछ साल पहले की बात है, वो अंधेरी रात जो मैं आज तक नहीं भूल सकती। एक सुनसान सड़क पर मैं नशे की हालत में अपनी कार बहुत तेजी से चलाते हुए ले जा रही थी। उस दिन मैंने बहुत शराब पी रखी थी। कार पूरी रफ्तार में थी, उसमें बहुत तेज म्यूजिक भी बज रहा था। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था और मेरे तीनों बच्चों को मुझसे छीन लिया था। मेरा उनके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, जिसकी वजह से मैं उस दिन बहुत उदास होकर रो रही थी। अपने बच्चों की जुदाई का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी अचानक से मेरे सामने एक साधु बाबा आ गए, जिसके बाद मेरी कार उनसे टकरा। बेचारे साधु बाबा बहुत ही जख्मी हालत में थे। उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। जैसे ही मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे देखा, जिसके बाद उन्होंने मरते समय मुझे एक श्राप दिया। तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हारी वजह से मुझे अपने प्राण छोड़ने पड़े। तुम एक लापरवाह हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम एक भयानक चील चुड़ैल बन जाओगी और तुम्हारे बच्चे इंसान होने के बाद भी चील के बच्चे होंगे, जिनके पंख बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगे। श्राप देने के बाद साधु बाबा की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद मेरा शरीर आधा चील में और आधा चुड़ैल में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ मेरे पति के पास मेरे तीनों बच्चों के चील जैसे पंख निकल आए, जिन्हें देखकर मेरा पति बहुत डर गया और डर के मारे उसने मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया और जंगल में लाकर छोड़ दिया। मैंने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से ढूंढा और उनकी अच्छे से देखभाल की। जैसे ही उन्हें भूख लगी, मैं जंगल से कुछ फल इकट्ठे करके ले आई, लेकिन मेरे बच्चों ने उन्हें नहीं खाया। अरे, अब तो ये चील के बच्चे हैं, इन्हें मांस खिलाना चाहिए, तभी इनकी भूख मिटेगी। मैं उनके लिए मांस ढूंढते ढूंढते इस गांव में पहुंच गई। इसके बाद मैंने इस गांव के आदमियों को अपने पंजों से उठाकर अपने बच्चों को लाकर दे दिया। उन्होंने गांव के आदमियों को नोच नोच कर खा लिया। जिसके बाद जब भी उन्हें भूख लगती तो मैं उन्हें गांव के एक आदमी को मार कर खिला देती थी। लेकिन अब मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे और मेरे बच्चों को इस श्राप से मुक्त कर दो। चील चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक बाबा उसे उसके श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए एक विधि शुरू करते हैं, जिसके बाद वो चील चुड़ैल और उसके बच्चों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं। जैसे ही विधि संपन्न होती है, चुड़ैल और उसके बच्चे पहले की तरह इंसानी रूप में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी एक कब्रिस्तान से कब्र के अंदर से चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आती है। उस कमरे के अंदर से एक चुड़ैल के पैर का पंजा निकलकर बाहर आता है और धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है। वो पंजा मोहन के घर पहुंच जाता है। मोहन अपनी खाट पर आराम से सो रहा होता है। तभी वो पंजा उसके सीने पर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद उस पंजे के अंदर से बहुत ही भयानक चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगती है।
तभी अचानक से मोहन की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो अपने सीने पर पंजे को देखकर बहुत डर जाता है और डर के मारे थर थर कांपने लगता है। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल का पंजा मेरे सीने पर आ गया। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, अरे अरे बचाओ, ये पंजा मुझे मार देगा, बताओ बचाओ बचाओ। तभी उस पंजे से एक आवाज आती है, तू नहीं बचेगा रे मोहन, तू तो गया। इतना कहकर वो पंजा उसके सीने से आर पार हो जाता है और उसे मार देता है और वापस उसी कब्र में चला जाता है। अगले दिन सुबह जब गांव वाले मोहन की लाश को देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। वह चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी, कोई भी नहीं बचेगा उसके हाथों। देखा, उसका पैर लोगों को मारता ही जा रहा है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो चुड़ैल हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती और कितने लोगों को मारेगी? आखिर वो चुड़ैल चाहती क्या है? तभी एक बूढ़ी औरत वहां आती है और गांव के सभी लोगों से कहती है, हमें उस चुड़ैल को जल्द से जल्द रोकना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी और सबको मार देगी। उसके हाथों कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध अघोरी बाबा को जानती हूँ। वो अघोरी बाबा सालों से विद्या प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएंगे तो वह हमारी मदद करेंगे। बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद सभी लोग अघोरी बाबा के पास जाने का सोचते हैं। बूढ़ी औरत गांव के कुछ आदमी लोगों को इकट्ठा करके जंगल में अघोरी बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। चलते चलते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां अघोरी बाबा एक चिता के अंदर से कुछ निकाल रहे होते हैं। दरअसल वे उस मरे हुए इंसान के मांस का टुकड़ा निकालकर खाने लगते हैं, जिसके बाद वो उस चिता के चारों तरफ तांडव करते हैं। ये सब देखकर गांव के सभी आदमियों को वहीं उल्टी हो जाती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने मन ही मन सोचती है, यही वह समय है जब अघोरी बाबा सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मुझे अभी जाकर उनसे बात करनी होगी। बूढ़ी औरत तुरंत अघोरी बाबा के पास जाती है और उन्हें अपने गांव की सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर अघोरी बाबा गांव के सभी लोगों के साथ गांव चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात होते ही फिर से एक बार कब्र के अंदर से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, हे भगवान, फिर से उस चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है फिर उसके पैर का पंजा गांव के किसी आदमी का शिकार करेगा और उसे मार देगा। तभी कब्र के अंदर से चुड़ैल के पैर का पंजा निकलकर बाहर आता है और गांव की तरफ बढ़ने लगता है। चुड़ैल के पैर का पंजा चलते चलते एक रामू नाम के आदमी के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद रामू पैर के पंजे को देखकर बहुत घबरा जाता है और उसे वहां से भगाने के लिए अपने हाथ में एक लाठी ले लेता है। चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? अब देख मैं तेरा क्या हाल बनाता हूँ। ये कहकर रामू चुड़ैल के पंजे के ऊपर वार करने लगता है, लेकिन चुड़ैल के पैर का पंजा हवा में उड़ता है और अपने लंबे लंबे नाखून से रामू की गर्दन काट देता है, जिसके बाद रामू वहीं मर जाता है और वो भूतिया चुड़ैल के पैर का पंजा रामू को चीरता हुआ कब्र के अंदर ले जाता है। तभी वहां अघोरी बाबा पहुंच जाते हैं। रुक जा चुड़ैल, कहां लेकर जा रही है इस मृत शरीर को? आखिर तो इन गांव वालों को क्यों मार रही है? क्या इरादा है तेरा? अघोरी की आवाज सुनकर कब्र के अंदर से चुड़ैल के जोर जोर हंसने की आवाज आती है, लेकिन चुड़ैल उस कब्र से बाहर नहीं आती, जिसके बाद अघोरी बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद वो अपने झोले से भभूति निकालकर चुड़ैल की कब्र के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल कब्र के अंदर तड़पने लगती है और उससे बाहर निकल जाती है। जैसे ही चुड़ैल बाहर निकलती है, अघोरी की नजर उसके पैर पर पड़ती है। चुड़ैल के पैर नहीं थे। क्यों रे अघोरी, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं क्या, जो तू अपनी जान की दावत मुझे देने यहाँ चला आया? मैं तुझे इस गांव से भगाने के लिए यहाँ आया हूँ। तू सीधे स्वभाव से यहाँ से चली जा,
नहीं तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे जितना शक्तिशाली तू है भी नहीं। जितनी शक्तियां मेरे पास है तू उनके सामने टिक भी नहीं पाएगा। मूर्ख चुड़ैल, तूने मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अघोरी अपने मन ही मन मंत्र का जाप करता है, जिसके बाद वो अपने मुंह से एक फूंक चुड़ैल के ऊपर मार देता है, जिसके बाद चुड़ैल की शक्तियां और भी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और वो अपने बारे में बताने लगती है। रुक जा अघोरी, और कुछ मत करना। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं लोगों को इसलिए मार रही थी ताकि मुझे पुरानी शक्ति वापस मिल जाए और मेरे कटे हुए पैर वापस फिर जोड़ पाऊं। बिना पैरों से मैं धरती पर चल नहीं पाती हूँ, जिसकी वजह से मैं अकेले इंसान का शिकार नहीं कर पाती। तुझे जो करना था तूने कर लिया। अब तुझे यहाँ से जाना होगा। ये तेरा आखिरी समय है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मेरे पैर पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल अघोरी बाबा की एक बात नहीं सुनती, जिसके बाद अघोरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहीं एक विधि शुरू कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो बहुत कमजोर हो जाती है। चुड़ैल के कमजोर होते ही अघोरी बाबा उसके पैर के पंजों के ऊपर पवित्र गंगा जल डाल देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा अपने आप चलने लगती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद से उस चुड़ैल का साया गांव से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे क्यों मार रही हो चुड़ैल? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जंगल और ये फॉरेस्ट हाउस सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यहाँ पर जो भी आएगा मैं उसे मार कर खा जाऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल उस आदमी का सिर उसके शरीर से अलग कर देती है और उसके खून को अपने शरीर पर लगा देती है। उस आदमी का बचा हुआ शरीर वो फॉरेस्ट हाउस के पास पेड़ से लटका देती है और हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। श्यामपुर और रामगढ़ के बीचों बीच एक जंगल था। ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक चुड़ैल का वास है और वहां पर कोई भी जाता है तो वो चुड़ैल उसे अपने फॉरेस्ट हाउस में ले जाकर मार देती है। ऐसे ही कहानी 4 दोस्तों की है। 4 दोस्त आपस में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे यार अंकिता, तुम यूएस से 4 साल बाद आई हो, तुम्हें हम पार्टी तो दे ही सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों ना हम अपनी पार्टी फॉरेस्ट हाउस में रखें। अंकिता के मुंह से ये बात सुनकर अवनीत, माहिर और छाया एकदम हैरान और सुन्न पड़ जाते हैं और छाया बोलती है, अंकिता वैसे तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन फॉरेस्ट हाउस जाना ठीक नहीं है। पर क्यों, हम उधर क्यों नहीं जा सकते? तुम सभी लोग भूल गए क्या? हमने अपना बचपन वहीं गुजारा है और वहां पर माया दीदी भी होंगी ना, वो हमें पहले की तरह अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगी। अंकिता को वो तीनों समझाते रहते हैं, लेकिन अंकिता नहीं मानती और उनसे बोलती है, इतने टाइम बाद तो घर आई हूँ और तुम उसमें भी मेरे साथ फॉरेस्ट हाउस नहीं जा रहे हो। मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी। इतना कहकर अंकिता गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है और अगली सुबह छाया अंकिता को फोन करती है और उससे बोलती है, हेलो अंकिता, क्या तुम आज फॉरेस्ट हाउस पार्टी के लिए नहीं आ रही हो? क्या यार, तुम लोग मेरा मूड मत खराब करो ये बोलकर। तुम लोगों ने फॉरेस्ट हाउस जाने से मना कर दिया और खुद ही फोन करके बोल रहे हो कि फॉरेस्ट हाउस चलो। वाह! अरे यार, हम लोग वहाँ पर पार्टी करने के लिए मान गए हैं। आखिरकार तुम अमेरिका से इतने दिनों बाद आई हो और हम तुम्हारी इच्छा अधूरी छोड़ दें, ऐसा हुआ है कभी? ये सुनकर अंकिता खुश हो जाती है और जल्दी से रेडी होकर छाया के घर चली जाती है, जहां वो देखती है माहिर, अवनीत और छाया तीनों अंकिता का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अंकिता जाती है वो सभी अपना सामान लेकर कार में बैठकर फॉरेस्ट हाउस की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग थोड़ी दूर पर जाते हैं कि तभी अचानक से कोहरा उनकी कारों को घेर लेता है। कोहरे की वजह से माहिर कार रोक लेता है। कार को रुका हुआ देख अंकिता बोलती है, अरे माहिर, तुमने कार क्यों रोक दी? अंकिता, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोहरा है, आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने कार रोक दी। अंकिता और माहिर जंगल के बीचों बीच रोड पर कार रोककर बात कर ही रहे थे। इतने में वहां पर एक भयानक भेड़िया आ जाता है
और माहिर पर अपने नाखूनों से हमला कर देता है। ये देख अंकिता बहुत डर जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, माहिर, माहिर कार में जल्दी बैठो। अंकिता के इतना बोलते ही माहिर कार में बैठ जाता है और अंकिता कार को तेज रफ्तार से आगे की तरफ भगाना शुरू करती है। कार 90 की स्पीड में चल रही थी। अंकिता, देख लिया अपनी जिद का नतीजा। अभी तो हम फॉरेस्ट हाउस पहुंचे भी नहीं है और यहाँ पर इतनी भयानक चीजें होनी शुरू हो गई हैं। उफ़ो, छाया बस भी करो, अंकिता को थोड़ी ना पता है यहाँ का राज। राज? कैसा राज? कुछ नहीं अंकिता, कुछ नहीं। अवनीत, मुझे सच बताओ, आखिर तुम लोग इस फॉरेस्ट हाउस तक का रास्ता तय करने में इतना क्यों डर रहे हो, इतना क्यों घबरा रहे हो इस फॉरेस्ट हाउस का नाम सुनकर? तुम्हें यहाँ का सच जानना है ना, तो सुनो। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चले गए थे और यहाँ पर मायादी बिल्कुल अकेली पड़ गई। अब तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मैं इस फॉरेस्ट हाउस का क्या करूंगी? इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं इस फॉरेस्ट हाउस में लॉक लगाकर अपनी मम्मी के पास चली जाऊँ और जब वो चारों आएंगे तब मैं दोबारा यहाँ पर उनके साथ खूब सारा गेम खेलूंगी और उन्हें ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। माया खुद से ये बात बोल ही रही थी कि इतने में उसके पीछे 3 लड़के आ गए। माया जैसे ही पीछे पलटती है कि तभी वो देखती है कि उसके सामने 3 लड़के खड़े हैं जिन्होंने माया को घेर रखा है और हंसते हुए नशे की हालत में आपस में बात करते हुए बोलते हैं, आए हाय ये जवानी, अरे सुंदरी, इस जवानी को समेट कर कहाँ लेकर जाओगी? आखिर हमें इस कच्चे फूल को पकाने का मौका तो दो। तुम कौन हो? बिना परमिशन के तुम मेरे फॉरेस्ट हाउस के अंदर कैसे आए? अरे जाने मन, तुम्हारा फॉरेस्ट हाउस इतना सुंदर है कि हम खुद को यहाँ पर आने से रोक ही नहीं पाए। क्या तुम हमें कुछ खिलाओगी नहीं? तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देख भाई, हमें निकाल रही है ये। वो सभी लोग माया की बात नहीं सुनते और माया के साथ दुर्व्यवहार करके उसको उस जंगल में मारकर फेंक देते हैं। पुलिस के हाथों पकड़े जाने के डर से वो तीनों लड़के और फॉरेस्ट हाउस को जला देते हैं। वहां पर माया की मौत हो गई, लेकिन माया की आत्मा वहीं पर रह गई। माया ने उस घर को एक बार फिर पहले जैसा बनाया और तब से इस जंगल के रास्ते कोई भी आता या जाता तो माया की आत्मा उसे नहीं छोड़ती, उसे वो एक भयानक मौत मार देती है। जब हम लोग वापस आए तब हम लोगों ने ये सब सुना और ये सुनकर हम लोगों को बहुत ही दुख हुआ। मैंने सुना है यहाँ पर अगर कोई भी आता है तो माया दी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती, क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। ये सब सुनकर अंकिता को मानो एक सदमा सा लग गया था। वो ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। अंकिता रोते हुए अपनी कार की फॉरेस्ट हाउस में ले जाती है। जैसे ही वो सभी लोग फॉरेस्ट हाउस के पास उतरते हैं कि तभी वहां पर तेज तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। ये सब देख अंकिता बोलती है, माया दी, मैं जानती हूँ कि आप हैं। देखो, हम चारों आपके पास आए हैं। क्या आप हमें नहीं दिखेंगी? क्या हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया? अंकिता की ये बात सुनकर माया की आत्मा खूब तेज तेज हंसने लगती है और हंसते हुए उसने एक पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। या यूं कहें तो माया की आत्मा ने उन सभी पर उस पेड़ के द्वारा एक हमला किया था। वो चारों बच तो गए, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी माया दी उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। अंकिता ये सब देखते हुए बोलती है, दी, आखिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? हम तो आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन आपने तो हमें पहचाना ही नहीं, ऊपर से हम पर हमला भी कर रही हैं। अंकिता, तुम क्यों और किससे बात कर रही हो? वो हमारी माया दी नहीं बल्कि एक भयंकर आत्मा बन चुकी है। वो हमारी नहीं सुनेगी। अंकिता उसकी बात नहीं सुनती और अपनी माया दी से बोलती है, दी, एक बार बस आप मेरे सामने आ जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। उसको रोता हुआ देख माया की आत्मा उन सभी के सामने आती है और बोलती है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो तुम सब? मैं तुम्हें बार बार जाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? माया को देख उन चारों की आंखों से आंसू इस कदर बहने लगे मानो समंदर का कोई झरना बह रहा हो। दी, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई थी। मैंने ना जाने कितने सपने सजाए थे कि जब मैं अमेरिका से वापस आऊंगी तो आपके साथ ढेर सारा समय बिताऊंगी, लेकिन किस्मत देखो। अंकिता की ये बात सुनकर माया की आत्मा
अब एक शांत आत्मा बन जाती है और उनसे रोते हुए बोलती है, मेरे बच्चों, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं यहाँ से मुक्त होना चाहती हूँ। हाँ माया दी, हम आपकी मदद करेंगे। बताओ आपको कैसी मदद चाहिए? मैं अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ, इसलिए तुम सभी उन तीनों लड़कों को यहाँ पर लेकर आ जाओ। मैं उन्हें मारकर मुक्त हो जाऊंगी। मैं अपनी दुनिया में सुकून से जी पाऊंगी। उसकी बात से वो सभी सहमत होते हैं और अपनी कार में बैठकर बगल वाले गांव में जाते हैं और इन 3 ठरकी लोगों को बहला फुसला कर उस फॉरेस्ट हाउस में पहुंचा देते हैं, जिसके बाद माया की आत्मा उनकी गर्दन तोड़कर खा जाती है और उनका आधा शरीर फॉरेस्ट हाउस के पास पेड़ों पर लटका देती है। माया उनके खून को खुद के शरीर पर लगाती है और अब वो एक मामूली इंसान का रूप लेकर उन चारों को गले लगा लेती है और थोड़ी देर बाद वो वहां से अपने आप मुक्त हो जाती है। छाया, अवनीत, अंकिता और माहिर वहां से रोते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वो सभी लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ तो गए, लेकिन वो कभी भी अपनी माया दी को भूल नहीं पाए और ना उस रात को भूल पाए।